हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अपेस गुरुकुल चैनल। रे ऑप्टिक्स में नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। और इससे पहले हमने अबाउट लेंस क्या है, लेंस से इमेज कैसे बनती है, वो हमने स्टडी की थी। अब देखो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट हम लेते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूला। और उसके बाद हम एक लेंस फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूला एक्चुअल में क्या होता है, हमारे पास जितने भी लेंस बनते हैं उनकी फोकल लेंथ है वो अलग अलग होती है। तो वो इस फॉर्मूले से हम डिसाइड करते हैं कि किसी भी लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या होगी। या फिर ऐसे कहें कि ये हमारे पास रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। ये रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर्स। यानी कि हमारे पास जो भी सरफेस होंगी, जो भी लेंस होगा या जो भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगी, उनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर का उस मीडियम के साथ और उस मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ रिलेशन क्या होगा वो हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट अज्यूम करते हैं। तो ये ध्यान रखें, फिजिक्स में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स अज्यूम करने पड़ते हैं। रियल लाइफ में ऐसा नहीं है, बट उसको हम मैथमेटिकली या फिर उसको हम डेरिवेशन में हम लेते हैं या उसको हम क्वेश्चंस में लेते हैं। तो उसको कुछ पॉइंट्स है वो हम अज्यूम करके चलते हैं। तो अज्यूम देखो हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो लेंस हैं वो एक तो थिन होंगे, लेंस जो होंगे वो थिन होंगे। थिन होने का मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो ये हमारे पास इतना थिन है कि ये दोनों सरफेस या दोनों ये एज हैं वो एक दूसरे के क्लोज हैं। और इतनी क्लोज हैं कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ P1, यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ P2 और यहाँ पे पॉइंट लेता हूँ ऑप्टिकल सेंटर, तो O इज़ वेरी क्लोज टू P1 एंड O इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू P2। तो कहने वाला ये जो लेंस होंगे वो बहुत ही थिन होंगे। सेकेंड, तो हमारे पास लेंस है वो थिन होंगे। ऑब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट की जो साइज होगी वो पॉइंट साइज होगी। ऑब्जेक्ट जो हम लेंगे वो पॉइंट साइज का होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे हम जो पॉइंट रखेंगे वो ऑब्जेक्ट पॉइंट फॉर्म में होगा। एक अज्यूम हम ये करेंगे कि जितनी भी डिस्टेंस है वो मेजर की जाएंगी, वो कहाँ से मेजर की जाएंगी, ऑप्टिकल सेंटर O से मेजर की जाएंगी। तो जैसे हमने जो साइन कन्वेंशन लिया था, सेम साइन कन्वेंशन हम यहाँ पे लेंगे। तो जितनी भी डिस्टेंस है वो हम कहाँ से मेजर करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से। यस, यहाँ से रे ऑफ लाइट, ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट जो इसकी डायरेक्शन में जो डिस्टेंस है वो हम लेंगे क्या, पॉजिटिव। और इस रे ऑफ लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगी, ये अपोजिट डायरेक्शन वो डिस्टेंस हम लेंगे नेगेटिव। क्लियर? ये प्रिंसिपल एक्सिस रहा। इसके अपवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगी वो पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो डिस्टेंस होंगी वो हम लेंगे नेगेटिव। तो ये सिंपल अज्यूम करते हैं। ओके, तो ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज होना चाहिए, लेंस है वो थिन होते हैं, ये डिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव, ये सारी जो चीज़ें हम लेते हैं। दूसरा, यहाँ से जो प्रिंसिपल एक्सिस से जो एंगल बनेगा, अगर रे ऑफ लाइट ये इस तरह से गई तो ये एंगल बनेंगे वो वेरी स्मॉल होंगे। यानी कि एंगल जो हम लेंगे वो स्मॉल एंगल लेंगे। क्लियर? ये हम सिंपल अज्यूम करते हैं। तो देखो एक सिंपल सा डेरिवेशन हम लेते हैं। सबसे पहले इसका रे डायग्राम समझें, क्योंकि रे डायग्राम ही इस डेरिवेशन में या रे ऑप्टिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं। इक्वेशन डेरिवेशन हम ओनली वन इक्वेशन से निकाल लेते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले उससे पहले वाले लेक्चर में हमने एक रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला पढ़ा था, और वो रिफ्रैक्टिंग फॉर्मूला याद है तो n2/v माइनस n1/u n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। n1 हमारे पास एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, u और v और r रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनके बीच हमने ये रिलेशन, इसी रिलेशन का यूज करके हम इस डेरिवेशन को कंप्लीट करेंगे। ओके, तो पहले देखो इसका रे डायग्राम क्या कहता है। बहुत ही सिंपल सा रे डायग्राम है, बस इसको थोड़ा सा ध्यान से समझें। देखो मान लेता हूं कि मैं एक हमारे पास कॉन्वेक्स सरफेस है, ठीक है।
और इसमें ये मान लिया मैंने प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर है O। कहने का मतलब ये हुआ कि हम डिस्टेंस तो मेजर यहाँ से करें, लेकिन हमने एज्यूम किया कि जो लेंस है वो थिन है, तो इसका मतलब ये पॉइंट और ये पॉइंट तीनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, तो इसको नाम दे दें। तो कंसीडर करें कि ये x, ये P1, ये y और ये x P2 y। ओके, तो हमारे पास देखो दो सरफेस आ गई, एक तो XP1y, एक XP2y। ये मेरे पास एयर है, ये मेरे पास ग्लास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम मान लेते हैं N2। ये हमारे पास एयर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1, और इधर भी एयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो N1 है। ओके, अब देखो फर्स्ट कंसिडर करते हैं कि ये मेरे पास O जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज हम लेते हैं। तो देखो एक रे ऑफ लाइट ये गई और एक रे ऑफ लाइट ये गई। क्लियर? तो देखो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो होगा वो कहाँ से होगा, XP1 y सरफेस से, और उसके बाद जो रिफ्लेक्शन होगा वो कहाँ से होगा, XP2 y से। ओके, तो इसका मतलब यहाँ पर ये इंसिडेंट हुई, तो जहाँ पर भी ये इंसिडेंट हो रही है वहाँ पर हम क्या डाल दें, नॉर्मल डाल दें। तो मैं मान लेता हूँ कि ये हमारे पास नॉर्मल ऐसे गया, और देखो ये फर्स्ट सरफेस है, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने मान लिया C1। क्लियर? अब देखो ये रिफ्लेक्ट होगी यहाँ से ये, और कंसीडर हम करते हैं N2 इज ग्रेटर देन N1, तो इसका मतलब ये डेंसर मीडियम और ये रेयर मीडियम, ये रेयर मीडियम और ये डेंसर मीडियम, तो रेयर टू डेंसर जा रही है, तो इसका मतलब नॉर्मल की तरफ क्या होगी, बेंड होगी। तो ये हमारा रहा नॉर्मल 1। ओके, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होगी ऐसे। क्लियर? अब देखो इसका रिफ्लेक्शन यहाँ भी होगा, तो इस सरफेस से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसका मतलब यहाँ भी मैं क्या डाल दूँ, नॉर्मल डाल दूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि ये नॉर्मल यहाँ से गया ऐसे, ये मान लिया मैंने नॉर्मल नंबर 2, और ये इस सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, और वो मान लेता हूँ मैं C2। ठीक है, सिंपल सा रे डायग्राम है। रे ऑफ लाइट ये गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, बेंड हुई, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर बेंड होगी, और एक रे ऑफ लाइट ये गई, एक रे ऑफ लाइट ये जा रही है। अब देखो यहाँ से ये रे ऑफ लाइट अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, डेंसर टू रेयर जा रही है, तो अवे फ्रॉम नॉर्मल ये इस तरह से बेंड हो गई, और यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट O की इमेज बन रही है, वो मान ली मैंने आई इमेज। कौन सी इमेज बन रही है, आई इमेज। यहाँ से रे ऑफ लाइट ये गई, एक रे ऑफ लाइट ये गई, जहाँ भी दोनों मिलेंगी वहाँ पर इस ऑब्जेक्ट O की इमेज आई मुझे मिल गई। क्लियर? अब देखो एक हमने पढ़ा था, एक होता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। वर्चुअल ऑब्जेक्ट कब होता है, अगर मैं आपसे कहूँ कि हमारे पास XP1y सरफेस है ओनली, ये आगे वाली सरफेस में हटा दूँ तो क्या होगा, यहाँ से रे ऑफ लाइट गई, यहाँ से रे ऑफ लाइट जहाँ भी मिलेगी वहाँ पे इमेज बनेगी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से XP1y सरफेस से जो इमेज बनेगी वो यहाँ पे बन रही है, और वो इमेज मान ली मैंने I1। कहने का मतलब I1 जो है वो हमारे लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, किसके लिए, I के लिए। तो I के लिए जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है वो तो कौन है, O, लेकिन इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कौन है, I1। तो जो एग्जांपल बताया था मैंने कि अगर मेरे पास टू मिरर हैं और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की इमेज मुझे इसमें दिखाई दे रही है, फिर इसमें दिखाई दे रही है, तो यहाँ पर जो इमेज है वो इसके लिए क्या होगी, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगी। तो सेम यहाँ पे देखो कि XP1y से जो रिफ्लेक्शन हुआ उससे जो इमेज बनी वो फाइनल इमेज के लिए क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे काम मिलेंगे। तो अब देखो इसी डायग्राम को हम टुकड़ों में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस है वो सारे हम ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो ये हमारे पास जो डिस्टेंस है वो U, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये O है, तो इसको हम O डैश मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, U, ये हमारे पास डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, R2, ये क्या हो जाएगी, R1, ये हमारे पास इमेज डिस्टेंस V, और ये वर्चुअल इमेज जो बन रही है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट जो बन रहा है वो डिस्टेंस है मेरे पास V1। क्लियर?
अब देखो ये हमारे पास रे डायग्राम। अब सिंपल रे डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कुछ भी नहीं है। रे ऑफ लाइट गई, जहाँ भी इंसिडेंट हो रही है वहाँ पे नॉर्मल डालेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हुआ, नॉर्मल की तरफ बेंड हुई, फिर रिफ्रैक्शन हुआ, तो जहाँ भी इंसिडेंट पॉइंट है वहाँ पे नॉर्मल डाल दिया, जो नॉर्मल सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इंसिडेंट हो रहा है, और फाइनल इमेज आई यहाँ पे बन रही है। क्लियर? अब देखो इस फॉर्मूला का यूज करके हम लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव सिंपल करते हैं। ओके, तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं कंडीशन लेता हूँ। देखो फॉर्मूला है, इसको मैं हटा दूं। देखो फर्स्ट कंडीशन, लेट ray of light refract from surface x p1y and image of object O is formed at I1. Then रिलेशन हम अप्लाई करें। रिलेशन क्या था? N2 अपॉन V, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ N2 अपॉन, अब इमेज जो है वो क्या है? V1, तो इमेज डिस्टेंस V1 माइनस N1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट क्या है मेरे पास? U, ओके, इक्वल टू N2 माइनस N1, और इधर जो इमेज बन रही है यानी कि ये सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, इससे रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R1, तो डिवाइड बाई क्या आ जाएगा? R1, इक्वेशन नंबर 1। सिंपल। अब यहां से देखो, अब नाउ रे ऑफ लाइट है वो कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है? XP2Y सरफेस से। तो अब यहां पर देखो फाइनल इमेज जो बन रही है वो I बन रही है, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? I1। I1 इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ओके, तो यहाँ पे सिंपल क्या लिख सकते हैं? नाउ रे ऑफ लाइट refract at surface XP2Y and converge at I. In this condition, I1 act as a virtual object for फाइनल इमेज I। तो I1 जो है वो फाइनल इमेज है, और उसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन है? I1। तो इसका मतलब अब रिलेशन देखो क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो रहा है वो इस सरफेस से हो रहा है, तो इसका मतलब डेंसर पे हमें पास क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कहाँ पर है? डेंसर। और इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है? रेयर में। ये हुआ, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या रिलेशन आ जाएगा? ऑब्जेक्ट जो है वो N1 इंटरचेंज कर देंगे, इमेज क्या है मेरे पास? V, तो N1 अपॉन V माइनस N2, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट हमारे लिए क्या है? V1 I1 पे बन रहा है वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और ये फाइनल इमेज। तो इमेज जो बन रही है वो कौन से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बन रही है? N1 में। ऑब्जेक्ट है वो कौन से में है? N2 में। तो N1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, N2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो अभी क्या मेरे पास? V1 और N1 माइनस N2, और इसके लिए जो हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो क्या है? R2। तो ये यहाँ पे क्या आ जाएगा? R2, इक्वेशन नंबर 2। बस ये 2 इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम हमारा डेरिवेशन कंप्लीट कर सकते हैं इजीली। तो देखो फर्स्ट सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, हमारे पास रिलेशन ये आ रहा है, हमारे पास ऑब्जेक्ट इमेज V1 यानी कि इस सरफेस को अगर हम यहाँ से हटा दें
तो हमारे पास इमेज जो बन रही है वो I1 है, यानी कि N2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में बन रही है, तो N2 अपॉन V1 माइनस ऑब्जेक्ट N1 में रखा हुआ है, तो N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 अपॉन R1। और अब रिफ्रैक्शन यहाँ से हो रहा है, तो इस रिफ्रैक्शन के लिए ये हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। अब देखो इस पूरे डायग्राम को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इस पूरे डायग्राम को मैं अलग अलग पार्टीशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अलग अलग पार्टीशन का मतलब, अगर मैं XP1Y के आगे का सरफेस हटा दूं तब देखो क्या बचेगा, और इसका इधर वाला सरफेस हटा दो तो मेरे पास क्या बचेगा, इसको समझो। तो देखो डायग्राम आप कोई सा भी यूज में ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बस मेन जो पॉइंट है वो आपको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो पहले हम इस इक्वेशन की बात करें, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, देखो रिफ्रैक्शन एट XP1Y सरफेस, रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, XP1Y सरफेस से हो रहा है। ओके, देखो ये हमारे पास थी XP1Y सरफेस, क्लियर। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 और यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2। तो उस डायग्राम में देखो आगे वाली सरफेस को मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब देखो डायग्राम को, ये मेरे पास ऑब्जेक्ट O, ये रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हुई इस तरह से, यहाँ पे हमने ये नॉर्मल डाल दिया और नॉर्मल डाल दिया एक यहाँ पर C1। ओके, ये रे ऑफ लाइट बेंड हुई और ये रे ऑफ लाइट ये गई और एक रे ऑफ लाइट ये गई, तो जहाँ भी मिल रही है वहाँ पे बन गई हमारे पास इमेज I1। तो देखो उस डायग्राम में और इस डायग्राम में कंपेयर करें तो आगे वाला पोर्शन हटाते तो मेरे पास ये बच रहा है एज इट इज, और हमारे पास ये डिस्टेंस तो हो गई U, ये हो गई मेरे पास R1 और ये हो गया हमारे पास V1। अब देखो ध्यान से, एक पॉइंट याद रखना कि ये मेरे पास ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे था, लेकिन क्या बताया था मैंने कि ऑप्टिकल सेंटर और P1 दोनों एक दूसरे के काफ़ी क्लोज हैं, तो डायरेक्टली हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं, इसलिए जितने भी डिस्टेंस है वो हम इस सरफेस से भी मेजर करके दिखा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अब हमारी इक्वेशन क्या थी, N2 अपॉन N2 में इमेज बन रही है I1, तो N2 अपॉन V1 माइनस N1 में ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो N1 अपॉन U, N2 माइनस N1 और रेडियस जो आ रही है वो R1। ओके, अब देखो इस इक्वेशन के लिए अगर मेरे पास रिफ्रैक्शन जो हो रहा है, रिफ्रैक्शन एट XP2Y सरफेस, रिफ्रैक्शन कहाँ पे हो रहा है, XP2Y सरफेस पे। तो देखो ये मेरे पास XP2Y सरफेस कंसीडर करता हूं मैं, ठीक है। ये हमारे पास XP1Y, अब देखो इसको और इसको मैं अगर मिलाता हूं तो सेम अपने पहला वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब देखो यहां से ये रे ऑफ लाइट आ रही है इस तरह से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए क्या है यहाँ पर N2, यहाँ पे क्या है N1, ये हमने नॉर्मल डाला और ये नॉर्मल मिल रहा है कहाँ पर, C2 पर, ठीक है। तो देखो फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो हो रहा था XP1Y से, तो ये रे ऑफ लाइट गई ये I1, ठीक है, और फाइनल जो इमेज बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, I पर बन रही है, ऐसा ही था। तो देखो ये हमारे लिए क्या है R2, ये हमारे लिए क्या है V, और ये हमारे लिए क्या है V1। देखो अब ध्यान से, अगर मैं इस डायग्राम से इक्वेशन लिखता हूं तो इक्वेशन क्या मिलेगी मुझे, N2 में क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, तो N2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, N1 में क्या बन रही है, इमेज, तो N1 अपॉन इमेज डिस्टेंस, और N1 माइनस N2 डिवाइड में R2। ओके, अब देखो इन दोनों डायग्राम को अगर हम मिला दें तो वही सेम डायग्राम बनेगा, एक पॉइंट का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो दोनों डायग्राम से दो इक्वेशन आ गई, बस अब आपको इतना ही करना है कि दोनों इक्वेशन को सिंपली ऐड कर दें, तो ऐड करने पे हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखो इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 2 को देखो मैं एक इस तरह से रिप्रेजेंट करूं, N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V1। अगर मैं यहाँ से माइनस को बाहर ले लूं तो क्या मिलेगा, N2 माइनस N1 और डिवाइड में R2, इक्वेशन नंबर। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को ऐड कर दो, तो देखो फ्रॉम
इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 3। तो देखो क्या आएगा, n2 अपॉन v1 n1 अपॉन u, और यहाँ पे प्लस में n1 अपॉन v माइनस n2 अपॉन v1, राइट। और इक्वल में हमारे पास ये है, तो क्या मिल जाएगा हमें, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r1 माइनस n2 माइनस n1 डिवाइड बाई r। और तो इक्वेशन 1 और 3 को हमने ऐड कर दिया। अब देखो यहाँ से ये हमारे पास कट हुआ, क्या बचेगा, n1 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u, कॉमन जो आ रहा है वो n2 माइनस n1, और अंदर बचेगा r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ से देखो n1 कॉमन ले लें, तो n1 कॉमन आ गया, 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, और ये बचता है n2 माइनस n1 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। n1 को डिवाइड में ले जाएं तो 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u, n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। एक इक्वेशन तो मेरे पास ये आती है, इक्वेशन नंबर 4, राइट। अब देखो हमें फोकल लेंथ फाइंड आउट करनी है, रिलेशन हमारा फोकल लेंथ के साथ है। तो अगर मैं कहूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो क्या पढ़ा था हमने, इफ ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी देन इमेज एट फोकस। तो इमेज फोकस पर है तो इसका मतलब इमेज डिस्टेंस कहाँ पे होगी, v, इमेज डिस्टेंस v और f दोनों इक्वल हो जाएंगे, और u हमारे पास इन्फिनिटी। तो मैं क्या लिख दूँ यहाँ पर, इफ u इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इक्वल टू f। क्लियर है, यानी कि इमेज जो है वो फोकस पे बनेगी, प्रिंसिपल फोकस पर, तो ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ बोथ आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, v की जगह 1 अपॉन f, u की जगह इन्फिनिटी रखेंगे तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 होता है, और n2 माइनस n1 अपॉन n1, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। तो क्या रिलेशन आ जाएगा हमारे पास, 1 अपॉन f n2 माइनस n1 अपॉन n1, और 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इट इज कॉल्ड लेंस मेकर फॉर्मूला। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला। क्लियर। तो देखो लेंस यहां से एफ जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर्स पर। ये डिटेल्स में हम अभी लेते हैं। तो देखो इसमें पहले यहाँ से समझ लें एक बार वापस, हमारे पास फर्स्ट रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो XP1 y सरफेस से हो रहा है, ऑब्जेक्ट हमारे पास O है, O ऑब्जेक्ट की इमेज जो बन रही है वो कहाँ पे बन रही है, I1 पर। तो यहाँ से हम रिलेशन लेते हैं हमारे पास ये। सेकेंड रिफ्रैक्शन जो हो रहा है वो XP2 y से सरफेस से हो रहा है, तो अब के बाद जो ऑब्जेक्ट है वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है I1, फाइनल इमेज है वो I। तो हमारे पास रिलेशन आता है ये। बस ये दो इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो और ऐड करके सोल्व करके हम ये कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ़ u इक्वल टू इन्फिनिटी देन v इक्वल टू f। तो हमारे पास ये रिलेशन आता है जिसको हम बोलते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम किसी भी लेंस की फोकल लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं या उसकी फोकल लेंथ को डिसाइड कर सकते हैं। क्लियर। नाउ इस रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी न्यूमेरिकल्स और काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस देखो किस तरह से, उनको समझने से पहले कुछ पॉइंट्स हम समझ लें कि हमारे पास इस रिलेशन को हम यूज में लेते हैं तो किस तरह से इसको हम यूज में लेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखो इस रिलेशन में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि फोकल लेंथ जो है वो किस पे डिपेंड कर रही है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वो तो फिक्स होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो हर मीडियम के लिए अलग होता है। तो इसका मतलब जैसे मिरर की बात की जाए तो मिरर में फोकल लेंथ डिपेंड करती है केवल और केवल रेडियस ऑफ कर्वेचर आर पर। तो आर चेंज होगा देन एफ चेंज होगा, लेकिन लेंस में ऐसा नहीं होता। लेंस में अगर मीडियम चेंज हो रहा है तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, तो देखो फोकल लेंथ है वो किस तरह से चेंज होगी,
और दूसरी चीज़, हमने यहाँ पर ये डायग्राम लिया और इस डायग्राम में ये हमने R1 लिया और ये हमने R2 लिया। अगर हम दोनों को इंटरचेंज कर दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप R1 राइट साइड सरफेस ले लो, चाहे हम लेफ्ट साइड ले लो, फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ेगा। ओके, तो देखो यहाँ पर कंडीशन हम अप्लाई करें कि अगर मेरे पास N1 इज इक्वल टू 1 और 1 किसके लिए होता है? एयर के लिए, और N2 इक्वल टू N, देन हमारे पास रिलेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा? 1/f n-1 डिवाइड बाई 1, N1 की वैल्यू 1 और 1/R1 माइनस 1/R2। एक फॉर्मूला तो हमारे पास ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास एक मीडियम एयर है तो डायरेक्ट हम ये इक्वेशन अप्लाई करके f की वैल्यू निकाल सकते हैं। ओके, नाउ सेकेंड कंडीशन, अगर मेरे पास बाई कॉन्वेक्स लेंस है, या कॉन्वेक्स लेंस ले लो पहले, अगर मेरे पास डबल कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो इसमें हम R1 को लेंगे पॉजिटिव और R2 को लेंगे हम नेगेटिव। तो ये हमारे पास इधर R1 है और ये इधर R2, तो ये डिस्टेंस हम पॉजिटिव लेते हैं और ये डिस्टेंस हम नेगेटिव लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो रिलेशन जो बनता है वो क्या बनता है? 1/f n-1, हम एयर की बात लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो 1/R1 माइनस 1/R2, तो लेंस मेकर फॉर्मूला रिलेशन क्या आ जाएगा? n-1 1/R1 प्लस 1/R2, ये आ जाएगा एक नए फॉर्म। तो देखो यार ध्यान से, यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब f की जो वैल्यू होगी, यानी कि फोकल लेंथ जो होगी वो पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है। तो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस है वो पॉजिटिव होगी। सेकंड, अगर मैं कॉनकेव लेंस की बात करूं तो कॉनकेव लेंस में क्या होगा? R1 हम लेंगे नेगेटिव एंड R2 हम लेंगे पॉजिटिव। तो हमारे पास क्या रिलेशन आ जाएगा? 1/f n-1 माइनस, ये हमने लिया नेगेटिव और ये पहले से नेगेटिव है, तो इसका मतलब नेगेटिव बाहर आ रहा है, तो 1/f माइनस n-1 1/R1 प्लस 1/R2। इसका मतलब यहाँ पे देखो f की जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो कॉनकेव लेंस के लिए f जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स में ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव तो R भी पॉजिटिव और ये नेगेटिव तो ये नेगेटिव। अगर दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम है, अगर R1 और R2 दोनों की वैल्यू सेम है तब क्या होगा? तो देखो फॉर बाई कॉन्वेक्स लेंस, तो बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब R1 R2 दोनों किसके इक्वल? R के इक्वल। तो हमारे पास रिलेशन क्या बन जाएगा? 1/f n-1 1/R1 और R2 नेगेटिव लेते हैं तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो क्या जाएगा? 1/f n-1 और 1/R प्लस 1/R, तो क्या जाएगा मेरे पास? R तो ये आ गया, तो इसका मतलब f की जो वैल्यू आती है वो कितनी आ जाएगी? R डिवाइड बाई 2 इंटू n-1, तो ये मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगी। ओके, तो दोनों R है, ये रिवर्स करेंगे तो f की वैल्यू हमें ये मिल जाती है। ओके, तो इस तरह से अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग कंडीशंस में हम फोकल लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आपसे कहा जाए कि लेंस को अगर मैं एयर से वाटर में पुट कर दूं तब उसकी फोकल लेंथ में क्या चेंज होगा? वो इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, या उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, तो सेम इक्वेशन हमें पता होनी चाहिए। तो इक्वेशन देखो हमने निकाली थी अभी कि लिक्विड और एयर, उसमें हमारे पास फॉर्मूला था NGA-1 और NGL-1, और यहाँ पे L जो है वो यहाँ पे क्या है? वाटर। तो देखो हमारे पास क्या NGA, ग्लास एयर के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो क्या होता है? 1.5,
और NGL की जगह मैं लेता हूँ NGW, क्योंकि ग्लास उसको जब हम वाटर में डिप करेंगे तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रेस्पेक्ट में होगा, वाटर के, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं NG/NW, ये एयर के रेस्पेक्ट में। तो एयर के रेस्पेक्ट में ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और वाटर का कितना होता है 1.3। ठीक है, तो सिंपल यहाँ से ये वैल्यू पुट करके देखें तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा FL/FA, और L की जगह मेरे पास क्या है वाटर। ओके, NG की वैल्यू 1.5 माइनस 1, और NGW को मैं क्या लिख सकता हूँ 1.5 डिवाइड बाई 1.3 माइनस 1, तो ये मेरे पास आता है 0.5, 1.5 माइनस 1.3, और ऊपर जो जाएगा वो 1.3। तो FW डिवाइड बाई FA मुझे कितना मिल जाएगा 0.5 इंटू 1.3, और ये मिल जाएगा 0.2, तो क्या आता है 1.3 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, ये कट हो जाएगा। तो देखो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 6.5 डिवाइड बाई 2, दैट इज 3.25। तो इसका मतलब FW डिवाइड बाई FA इज ग्रेटर देन 1, सो FW इज ग्रेटर देन FA। कहने का मतलब वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू, सॉरी फोकल लेंथ की जो वैल्यू होगी वो एयर से ज़्यादा होगी। ओके, तो इस टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो मीडियम चेंज होगा तो फोकल लेंथ भी चेंज होगी। दूसरी कंडीशन देखो, एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि अगर मेरे पास कोई लेंस है और उस लेंस को हम किसी लिक्विड में डिप करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है, गायब हो जाता है। तो गायब होने की कंडीशन क्या है, यानी कि उसकी फोकल लेंथ वो हमें दिखाई नहीं दे, प्लेन शीट की तरह बिहेव करे। तो प्लेन शीट की तरह बिहेव करने का रीजन क्या हो सकता है कि अगर मेरे पास प्लेन शीट की फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट अगर फोकल लेंथ हो रही है तब वो प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। तो n2 माइनस n1 डिवाइड बाई n1 एंड 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहाँ पे देखो अगर मैं कहूँ इफ n1 इज इक्वल टू n2, n1 क्या है मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, n2 क्या है ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो देखो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 होने का मतलब 1/f इक्वल टू 0 और f इक्वल टू क्या आ जाएगा इनफाइनाइट। तो इस कंडीशन में लेंस है वो एक प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो हमें दिखाई देना बंद हो जाएगा। सिंपल वे में ऐसे इस तरह से बात करें तो f की वैल्यू है वो इनफाइनाइट। तो इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस आर इक्वल देन लेंस विल डिसअपियर इन लिक्विड, वो एक उस लिक्विड में गायब हो जाएगा, यानी प्लेन शीट की तरह बिहेव करेगा। ओके, यहाँ पे देखो एक पॉइंट और ले सकते हैं कि अगर मेरे पास किसी भी कलर की अगर लाइट उस पर इंसिडेंट हो रही है तो कौन से कलर में फोकल लेंथ है वो चेंज होगी, या मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी। तो यहाँ पे देखो साफ दिखाई दे रहा है कि हमारे पास f जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके n-1 के। इसको उल्टा कर दें या फिर हमारे पास इक्वेशन थी तो इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जिस कलर के लिए n की वैल्यू कम होगी f की वैल्यू उसके लिए ज़्यादा होगी, और जिसके लिए n है वो ज़्यादा होगा f की वैल्यू कम होगी। तो यहाँ से देखो हम आगे बढ़ेंगे कॉची रिलेशन। तो कॉची रिलेशन ये कहता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो वेवलेंथ स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेमडा की वैल्यू वेवलेंथ ज़्यादा होगा तो n की वैल्यू कम होगी। तो हमें पता है रेड कलर के लिए लेमडा मैक्सिमम होता है, तो क्या होता है यहाँ पर रेड कलर के लिए लेमडा की वैल्यू वॉयलेट से ज़्यादा होती है। तो n यानी कि वॉयलेट के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी ज़्यादा होगी किससे रेड से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसकी वैल्यू ज़्यादा है तो n ज़्यादा होगा तो f की वैल्यू कम। तो इसका मतलब सो f इज़ मिनिमम, f की वैल्यू क्या होगी मिनिमम फॉर वॉयलेट एंड f की वैल्यू मैक्सिमम होगी किसके लिए फॉर रेड। इट इज़ क्लियर। तो फोकल लेंथ है वो मैक्सिमम और मिनिमम, तो फोकल लेंथ भी डिपेंड करती है वो n पे डिपेंड करती है। तो जब भी ध्यान रखो
कि जब भी कलर की बात आती है तो कलर का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वेवलेंथ, और वेवलेंथ है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिपेंड है। तो जो भी क्वांटिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है किससे, लैम्डा से, और लैम्डा का मतलब कलर ऑफ लाइट। ओके, तो ये हमारे पास रिलेशन। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूला जो है वो मिरर फॉर्मूला के एज इट इज है। वहाँ पे हमारे पास 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f था, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो ये हमारे पास लेंस फॉर्मूला। और जैसे मिरर के लिए हमने मैग्निफिकेशन पढ़ा था m, और m की जो वैल्यू पढ़ी थी हमने हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे जो लेंस मेकर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला पर डिपेंडेंट होंगे। ओके, थैंक यू।